सो हेलो वेलकम गाइस, मनोज संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पहली स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें आपको बताने वाले कि ये जो कंपनी है जो डिविडेंड देती है क्या वो अच्छा होता है असली में। मीन्स ऐसा बहुत बार होता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, या फिर बेसिकली जब हम उस कंपनी के इंटरेस्ट को निकालते रहते हैं तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कोई कंपनी जो डिविडेंड देती है हमें, अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है हमें, सो क्या उसके लिए हमें जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा पे करनी चाहिए, और कोई एक कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती उसके लिए थोड़ा कम पे करनी चाहिए, या फिर इसका ऑपोजिट करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कंपनी डिविडेंड देती है सो क्या वो एक अच्छा साइन है या फिर एक बुरा साइन है, आपको ऐसी कंपनी के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट वैल्यू पे करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और बेसिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि मीन्स डिविडेंड देने से मतलब क्या पड़ता है, वो हमारे इंटरेस्ट वैल्यू को इफेक्ट क्यों करना चाहिए। सो बेसिकली डिविडेंड देने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डिविडेंड से आप पता लगा सकते हो कि मैनेजमेंट का जो एक्शन है वो कैसा है। ठीक है, अभी मैनेजमेंट का एक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, ये जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को किसी भी एक डायरेक्शन में लेके जा सकती है, वो या तो कंपनी को बहुत ऊपर लेके जा सकती है या फिर बहुत नीचे लेके जा सकती है। ठीक है, सो अब आप ये मैनेजमेंट की एनालिसिस कैसे करोगे। मैनेजमेंट की एनालिसिस करने के बेसिकली एक ही तरीका है, और वो है बेसिकली मैनेजमेंट का जो एक्शन है उसको देखना। अगर आप मैनेजमेंट की बातें सुनोगे तो बेसिकली आपको हर एक कंपनी अच्छी लगेगी, लेकिन मैनेजमेंट की एक्शन से आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बेकार है, और बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो कुल मिला के कैसी है। अगर ये जो डिविडेंड देना है वो किसी भी कंपनी के लिए बेकार होता है, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है वो डिविडेंड देती है, सो बेसिकली वो मैनेजमेंट बेकार है। अगर जो डिविडेंड देना है वो अच्छा होता है लेकिन मैनेजमेंट डिविडेंड नहीं देती, सो बेसिकली मैनेजमेंट फिर भी बेकार है। ठीक है, सो चालू करते हैं हमारा वीडियो। ये जानते हैं कि ये जो डिविडेंड देना होता है वो अच्छा होता है बेकार होता है। सो बिना से टाइम पास के चालू करते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि डिविडेंड देना कब अच्छा होता है और कब बेकार होता है। सो इसका सबसे बेसिक सिंपल आंसर यही है कि जब जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करे तब डिविडेंड देना अच्छा होता है, और जब जो डिविडेंड देना है वो बेसिकली शेयर होल्डर की वैल्यू को डिक्रीज करे तब डिविडेंड देना बेकार होता है। और बेसिकली वाइस वर्सा, अगर कंपनी डिविडेंड ना दे और बेसिकली उससे शेयर होल्डर की जो वैल्यू है अगर वो इंक्रीज हो, इंटरेस्ट वैल्यू इंक्रीज हो बेसिकली, सो शेयर होल्डर के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर डिविडेंड कंपनी नहीं देती लेकिन शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज भी नहीं कर पाती, सो बेसिकली वो जो डिसीजन है वो बेकार होता है। सो अब ये पता कैसे करें कि ये जो डिविडेंड देना है वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा होता है या फिर बेकार होता है। सो इसके लिए बेसिकली हम किसी भी कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एक ऐसी कंपनी जो डिविडेंड देती है, एक होती है ऐसी कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, सो अभी पहला हम देते हैं डिविडेंड देने वाली कंपनी। सो अब ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है वो अच्छे कैसे हो सकती है, यानी वो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ा कैसे सकती है। वो शेयर होल्डर की वैल्यू ऐसे बढ़ा सकती है जब वो जो डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड क्यों देती है, वो डिविडेंड इसलिए देती है क्योंकि उसके पास बहुत सारा कैश पड़ा है और बेसिकली उसके सामने कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया पहला केस। और दूसरा केस है वो ये है कि कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत कम है, यानी कंपनी अपना जो कैश है उसके ऊपर अच्छा खासा रिटर्न नहीं कमा पाती, सो इसलिए वो अपना जो कैश है वो अपने शेयर होल्डर को दे देती है ताकि वो जो शेयर होल्डर है वो कंपनी से अच्छा रिटर्न कहीं ना कहीं कमा सकता है। ठीक है, सो ऐसे मामलों में कंपनी जो डिविडेंड देती है वो अच्छा होता है। कब कब, जब कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा होता है। लेकिन कंपनी जो डिविडेंड देती है वो बुरा कब होता है, वो बुरा तब होता है जब बेसिकली कंपनी के सामने अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन कंपनी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाती और उसके बजाय कंपनी वो पैसा डिविडेंड में दे देती है। ठीक है, सो अभी आप बोलोगे कि कंपनी ऐसा क्यों करती है, कंपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के अपना पैसा बेसिकली डिविडेंड में क्यों दे देगी। इसके लिए बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं, मीन्स बेसिकली बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो रीजन होते हैं उसमें से दो सबसे मेन यही होते हैं। और पहला रीजन मेनली यही होता है कि कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर की प्राइस बढ़ाने की कोशिश करना चाहती है। ठीक है, मीन्स बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जिनमें इन्वेस्टर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से वो कंपनी अंडर वैल्यूड रह जाती है, या फिर बेसिकली ज़्यादा मूव नहीं करती, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेडर नहीं आते, जिसकी वजह से वहाँ पे एकदम बहुत सारे मीन्स एकदम वॉलेटाइल मूव नहीं देखने मिलते, जिसकी वजह से न्यूज़ कवरेज नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है उसको नाम नहीं मिलता, ऐसी सब चीज़ें नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो लोग जो कंपनी है वो कंपनी का जो डिविडेंड है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूज़ में आ जाएगी कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया, ऐसा किया वैसा किया, जिसकी वजह से बेसिकली जो मैनेजमेंट है उसकी जो नाम है वो नाम होगा, उनको फेम मिलेगी, और बेसिकली ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होगी, उनको लगता है शेयर प्राइस ऐसे बढ़ सकता है। तो बेसिकली पहला कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कंपनी के जो प्रमोटर है
वो प्रमोटर को पैसे की ज़रूरत पड़ी हो, और क्योंकि प्रमोटर कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है, और बेसिकली अगर प्रमोटर को किसी भी कंपनी से पैसे निकालने हैं तो सबसे अच्छा तरीका डिविडेंड के थ्रू ही होता है। सो अगर कंपनी को प्रमोटर को पैसे देने हो तो बेसिकली डिविडेंड के थ्रू दे सकती है। और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी PSU जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, वो अपने प्रमोटर को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देने के लिए इसी का इस्तेमाल करती है। उनका डिविडेंड बहुत हाई होता है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे करके जो डिविडेंड देने वाली कंपनी है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अभी हम ऐसी कंपनी की तरफ मुड़ेंगे जो डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड ना देने वाली कंपनी अच्छी तब हो सकती है जब उसके सामने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो, और वो जो इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी हो उस पर जो रिटर्न्स हो, रिटर्न्स भी अच्छे खासे हो, ठीक है। अगर मीन्स बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उस पर रिटर्न्स अच्छे खासे नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके फायदा है क्या है, ठीक है। सो अगर कंपनी के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है एंड उस पर जो रिटर्न्स होते हैं रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, या फिर बेसिकली कंपनी की जो नॉर्मल बिजनेस है, या फिर समझ जाए कि जैसे मैं एक सीमेंट कंपनी हूँ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग मेरा नॉर्मल बिजनेस है। सो वैसे ही किसी भी कंपनी का जो नॉर्मल बिजनेस है उसका जो ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर वो अच्छा होता है, अच्छा रिटर्न कमा पाती है कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर, सो बेसिकली वो खुद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है कोई और इन्वेस्टमेंट ढूंढने के बजाय, ठीक है। सो ऐसे करके जो डिविडेंड नहीं देती कंपनी वो अच्छी हो सकती है। एंड देन उसके बाद ये जो डिविडेंड ना देने वाली कंपनी है वो बुरा कब हो सकती है, यानी वो कंपनी बुरी कब हो सकती है? वो कंपनी बुरी तब ही हो सकती है जब बेसिकली वो डिविडेंड ना दे जबकि उसकी जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स भी अच्छे खासे ना हो, उसके सामने कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी ना हो, ठीक है। सो अभी आप बोलोगे कि वो कंपनी का जो ROCE है वो अच्छा खासा नहीं है एंड देन उसके सामने कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, सो कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं देगी? अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो बेसिकली उसका नाम होगा, बेसिकली मैनेजमेंट का नाम होगा, लेकिन सो उसको बेसिकली डिविडेंड देना चाहिए। लेकिन नहीं, कंपनी डिविडेंड ना देने के भी 2 रीज़न होते हैं। जो पहला रीज़न है वो ये होता है कि कंपनी को इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो रही है, ठीक है। यानी कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनके जो टेंजिबल एसेट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और बेसिकली उनको बिजनेस और आगे बढ़ाने के लिए उनको अपने टेंजिबल एसेट को बढ़ाने पड़ते हैं। यानी उनके जो फिक्स्ड एसेट है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर जैसे बेसिकली कोई उनका कोई फर्नीचर, या फिर कोई कंप्यूटर, या फिर ऐसी सब चीज़ें बेसिकली, या फिर कोई कंपनी या फिर ज़मीन खरीदनी पड़ती है। उनको अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बेसिकली सेल्स को बढ़ाने के लिए, उनको बेसिकली अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने के लिए उनको जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, मेनली प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा भाग उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। और बेसिकली ये सब जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है वो आगे डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। सो बेसिकली जब कंपनी ऐसा करती है, यानी कंपनी कोई एकदम बेकार बिजनेस में होती है जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा टेंजिबल ऐसी जरूरत पड़ती है और अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वापस से खुद में इन्वेस्टमेंट करती है, तब बेसिकली वो कंपनी के लिए डिविडेंड ना देना बुरा होता है। उसको बेसिकली डिविडेंड दे देना चाहिए, इस बिजनेस को लिक्विडेट कर सकती है, ठीक है। मीन्स ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, या फिर वो कोई नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकती है इस बिजनेस को छोड़ के, ठीक है। जैसे बर्कशायर हाथवे ने किया था, वॉरेन बफेट जी ने, उनकी जो टेक्सटाइल मिल थी उसके इन्वेस्टमेंट को छोड़ के उन्होंने बैंक खरीदे थे, उसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस की कंपनियां खरीदे थे, ठीक है। सो बेसिकली कुल मिला के कंपनी ऐसा कुछ कर सकती है। एंड देन जो दूसरा रीजन है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती, वो ये है कि कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपीट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और बेसिकली वो जो पैसा होता है उससे वो ऐसे एसेट खरीदती है जो एसेट बिल्कुल भी रिटर्न्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, या फिर वो बहुत कम रिटर्न प्रोड्यूस कर पाते। सो अभी आप बोलोगे कि कोई भी कंपनी ऐसे एसेट खरीदेगी, क्यों? ऐसा एसेट इसलिए खरीदती है क्योंकि उसको बेसिकली अपने कंपटीटर के साथ कंपीट करना पड़ता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? समझ जाए कि मेरी कोई एक दुकान है, समझ जाए मेरे एक शहर में मेरी एक दुकान है, एंड देन आजू बाजू 4-5 और दुकान भी है। सो अभी आजू बाजू 4-5 दुकानें हैं, अगर उन दुकानों में अगर एसी लग गया, ठीक है, सो अगर वहाँ पे एसी लग गया, सो बेसिकली सिर्फ मेरी दुकान में एसी नहीं लगा है, सो जो गर्मी का जब मौसम आएगा तब जो कस्टमर है वो उनकी दुकान में थोड़े ज़्यादा जाएंगे, मेरी दुकान में थोड़ा कम आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी का मौसम है, सब लोग एसी की हवा खाने जाएंगे, और एसी की हवा खाने जाएंगे थोड़ा बहुत सामान तो खरीद देंगे, ठीक है, ठीक है। तो मीन ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर बेसिकली कुल मिला के जो हमारी दुकान के कस्टमर है वो वहाँ पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे पास एसी नहीं है, हमारी दुकान में बहुत गर्मी होती है, ठीक है। सो ऐसे ही कॉम्पिटिटर से लड़ने के लिए, क्योंकि उन सब ने एसी लगाया, इसलिए मुझे भी एसी लगाना पड़ेगा अपने दुकान में। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जो कस्टमर है हमारी दुकान में आना कम हो जाएंगे किसी एक पीरियड के लिए, या फिर गर्मी के मौसम में, या फिर अगर गर्मी के मौसम में लोग दूसरी दुकान पे जाने लग जाएंगे, तो बेसिकली ये बहुत एक बड़ा चांसेस ये है कि वो लोग वहीं पे जाते रहेंगे, वो लोग वापस से मेरे पुराने कस्टमर मेरे पास वापस नहीं आएंगे, ठंडी के मौसम में भी और बारिश के मौसम में भी, ठीक है, ठीक है। सो इसलिए बेसिकली मुझे भी एसी लगाना पड़ेगा। सो अगर मैं एसी लगाता हूँ, सो बेसिकली वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है मेरे लिए। मीन्स कंपनी अपने बैलेंस शीट में तो ये नहीं बताएगी कि ये एनपीए हो चुका है, लेकिन एसी मेरे हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जो एसी है वो कोई रिटर्न नहीं दे रहा है।
जो एसी है उसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन एसी से हो सिर्फ इतना रहा है कि जो पुराने कस्टमर है वो इस दुकान में आते रहेंगे। जो कंपटीशन है, मैं कंपटीशन के साथ फाइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसे जो एसेट होते हैं उनको बेसिकली मैं ग्रोइंग एनपीए बोलता हूँ। ये नॉर्मल एनपीए नहीं है। इससे आपको सिर्फ एक बार लॉस नहीं होगा, इससे आपके जो लॉसेस है वो लॉसेस बढ़ते जाएंगे। मैंने एसी लगाया, सो एसी के बहुत सारे खर्चे होते हैं। एसी के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, देन उसके बाद मुझे मेंटेनेंस के खर्चे उठाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, थोड़ी दीवार तोड़नी पड़ेगी, ऐसी सब चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जो एनपीए है वो ग्रोइंग एनपीए है। यानी वो बेसिकली मैं उसको लायबिलिटी के लिए समझ सकता हूँ, वो मेरा पैसा खाते जा रहा है। उसके बदले में क्या कर सकता हूँ, उसके बदले में बेसिकली जो एसी है वो मैं एसी नहीं लगाऊंगा, लेकिन एसी के पैसे का जो डिस्काउंट है वो मैं अपने कस्टमर को दूंगा। बाकी सब लोग ने एसी लगाया, इससे वो लोग ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन मैंने एसी नहीं लगाया, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता हूँ लोग से, ठीक है। सो बेसिकली आपको ऐसी तरीके से सोचना पड़ेगा इसके, ठीक है। सो अभी आप बोलोगे कि ये चीज़ तो सिर्फ ऐसे दुकान वाले एग्जाम्पल में हो सकते, कहीं और आप करके दिखाओ। सो एक और एग्जाम्पल देते हैं हम। अज्यूम कीजिए कि कोई एक होटल है, ठीक है। सो वो जो होटल है, समझ जाए कि वो एक फास्ट फूड होटल है, और साथ ही साथ बेसिकली वो थोड़ा बहुत काठियावाड़ी सामान भी, मीन्स काठियावाड़ी सामान, खाने की चीज़ें भी बेचती है, ठीक है। सो ये जो रेस्टोरेंट है वो दो चीज़ों यानी दो क्यूजिन तो बनाती है, यानी बेसिकली फास्ट फूड बनाती है और काठियावाड़ी सामान बनाती है। देन उसके बाद उसके कुछ कस्टमर आते हैं और उसको बोलते हैं कि यार आपके मेन्यू पे चाइनीज़ खाना नहीं है, आपको चाइनीज़ भी रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सो बेसिकली वो जो होटल है, जो रेस्टोरेंट है, उसका जो मालिक है वो ये सोचता है कि बाकी सब कंप्यूटर के पास तीन अलग अलग क्यूजिन है। वो लोग काठियावाड़ी भी बनाते हैं, वो लोग फास्ट फूड भी बनाते हैं, वो लोग चाइनीज़ भी बनाते हैं, और मैं भी वो लोग पंजाबी बनाते रहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अभी मुझे उनके साथ कम्पीट करने के लिए मुझे चाइनीज़ तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा वैरायटी होगी सो बेसिकली जो पब्लिक है वो हमारे पास आएगी। जितनी ज़्यादा वैरायटी उतनी ज़्यादा अलग अलग पब्लिक आएगी, ठीक है। जिसकी वजह से वो एक नया शेफ़ रखेंगे, वो चाइनीज़ बनाने के लिए एक डेडिकेटेड शेफ़ रखेंगे, जिसकी वजह से वो जो चाइनीज़ बनाने वाला जो शेफ़ है, अगर समझ जाए वहाँ पे जो मेन जो पब्लिक है वो सिर्फ फास्ट फूड खाने आती है और सिर्फ बेसिकली काठियावाड़ी खाना ही खाने आती है। सो बेसिकली जो चाइनीज़ है, चाइनीज़ रख के फ़ायदा क्या है? चाइनीज़ पे जो रिटर्न है, यानी चाइनीज़ खाने बहुत कम लोग आने वाले, तो वो जो चाइनीज़ कुक है वो एक एनपीए बन जाता है। बेसिकली वो सिर्फ एनपीए नहीं, वो ग्रोइंग एनपीए बन जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मुझे हर महीने उसका पगार देना पड़ेगा, जबकि वो जो रिटर्न है, रिटर्न बहुत कम कमा पा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये खर्चा तो होता है और साथ ही साथ कुछ और खर्चे भी होते हैं। जैसे वो जो चाइनीज़ बनाने वाला जो कुक है उसके लिए बेसिकली मुझे चाइनीज़ बनाने वाली चीज़ें लानी पड़ेगी, यानी जो सोया सॉस ये वो सब चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, और क्योंकि जो कस्टमर कम आ रहे हैं जिसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं वो पड़ी एक्सपायर हो जाएगी, सड़ी आएगी, जिसकी वजह से मुझे उसको चेंज करके वापस से नई चीज़ें लानी पड़ेगी। जिसकी वजह से ऐसा कोई होटल जहाँ पे चाइनीज़ खाने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी वो जो मालिक है उसको चाइनीज़ रखना पड़ता है अपने होटल में वैरायटी के लिए। उसके लिए जो चाइनीज़ का जो कुक है वो बेसिकली एक ग्रोइंग एनपीए हो सकता है, और बेसिकली ऐसी सब चीज़ें करने के लिए, यानी उसको अपना जो पैसा है वो इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वो अपने जो शेयर होल्डर उसको डिविडेंड नहीं दे पाती, ठीक है। सो मीन्स अगर आप बहुत सारी कंपनियों में देखेंगे, सो बहुत सारी कंपनी में आपको ऐसे रीज़न मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो कुल मिला के यहाँ पे ये जो कंपनी है जो डिविडेंड नहीं दे रही है वो बुरी ऐसी हो सकती है कि जब बेसिकली वो अपने शेयर होल्डर को पैसा नहीं देती है, उसके पास कैश होता है लेकिन वो पैसा नहीं देती है, ठीक है। सो अभी आपको पता है बेसिकली कि डिविडेंड ना देने वाली कंपनी बुरी कब होती है और बुरी क्यों होती है बेसिकली, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चला होगा कि आपको कैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको होटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। जिसकी जो ब्रांड इक्विटी होती है वहाँ पे वैसी वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होगी। सो यहाँ पे कुल मिला के लास्ट में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जो डिविडेंड होता है वो कंपनी डिफर करता है। किसी कंपनी के लिए डिविडेंड देना अच्छा भी हो सकता है, किसी कंपनी के लिए बुरा भी हो सकता है। सो आपको ये जो वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें बताई, वो सब चीज़ों के हिसाब से आपको अपना कॉमन सेंस लगा के फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंपनी के लिए डिविडेंड देना अच्छा है और कौन सी कंपनी के लिए डिविडेंड देना नहीं अच्छा है, ठीक है। और बेसिकली अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के लिए डिविडेंड देना अच्छा है, वो शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करती है, तो बेसिकली आप उसको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग वैल्यू दे सकते हो, यानी बेसिकली आप उसको थोड़े कम बार्गेन पे खरीद सकते हो, यानी उस पर जो प्रॉफिट होने का चांसेस है वो आपको थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वो कंपनी की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी है, जिसकी वजह से आप उसको खरीद लो, यानी उसकी जो मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी, ठीक है। सो कुल मिला के यहाँ पे जो बात है वो यही आती है कि कुल मिला के आपको ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, ग्रोथ मिलती है, मैनेजमेंट मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बार्गेन मिलता है, ठीक है। सो ये पांचों चीज़ें जब किसी एक कंपनी में आपको मिलती है, सो बेसिकली आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये जो 5 चीज़ें जो मैंने बताई उनमें से 2 चीज़ें मेन थी, जो थी क्वालिटी और मैनेजमेंट। अगर आपको क्वालिटी और मैनेजमेंट का एनालिसिस करना है, सो बेसिकली आपको डिविडेंड का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कंपनी के लिए कौन से मामले में डिविडेंड देना अच्छा हो सकता है और कौन से मामले में डिविडेंड देना बेकार हो सकता है, ठीक है। सो ये जो वीडियो थी वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ इस बार वीडियो को लाइक कर देना, और बेसिकली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।